और नीट के पेपर के नाम पे 10,000 करोड़ रुपया का लेन देन जो किया वो कौन है? वो सच्चा हिंदू है कि कच्चा हिंदू है? कौन कौन पकड़े गए पता चला पेपर लीक में नीट के? फर्जी हिंदू भाजपाई, सारे के सारे भाजपाई पकड़े गए। चोर बेईमान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने। सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का करने वाली सरकार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, याद रखना। यहां पे हमारे भारत का प्रधानमंत्री आता है, चुनाव प्रचार में नहीं बताता रोजगार कितना दिया, नहीं बताता किसानों के फसल का दाम दिया कि नहीं दिया, नहीं बताता खाद की बोरी का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। हमारे देश का प्रधानमंत्री आता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में कहता है, भाइयों और बहनों तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी योजना लेके आया हूं। नौजवान कहता है, मोदी जी क्या है? बोले रुको बताता हूं। बुजुर्ग पूछता है, मोदी जी क्या है? कहते हैं अभी बताता हूं। माताएं बहनें पूछती हैं, मोदी जी क्या लेके आए हो? अरे बोले चिंता मत करो अभी बताता हूं। बोले हाँ भाई बताओ। अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा पागल बना दिया इस आदमी ने देश को। वो ये नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारे गांव में स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो नहीं पूछ रहा है तुम्हारे गांव में अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मछली की दुकान बंद करो, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। अरे चोरों, तुम्हारा धर्म दिल्ली में भ्रष्ट होता है और बंगाल में जाके मंगल को मछली और मटन खाते हो। यह दोहरा चरित्र इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। देखिए, ये पदयात्रा 4 चरणों की जो अब तक हुई है, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक शुरुआत की, एक दिमाग में बात आई कि लोगों के बीच में जाना चाहिए, तो इसकी एक शुरुआत की। हमारे मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष अरविंद बाल्यान जी भी हैं, फौजी भाई वीरेंद्र फौजी जी हैं, करणवीर तिवाना जी हैं। तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने की और पहली यात्रा तय की सरयू से संगम तक। लंबी यात्रा थी, लोगों को लगा अचानक, अभी तो ये बिहार के चुनाव प्रचार में है, तुरंत आके इन्होंने कहा कि अब पदयात्रा करनी है, 20-20 किलोमीटर रोज चलना है। पता नहीं चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। एक लोगों के मन में संकोच था और फिर मैंने पहला चुनाव अयोध्या का कर लिया। तो बोले भैया प्रशासन अनुमति देगा कि नहीं देगा? लेकिन सरयू से वो यात्रा शुरू हुई। उस समय संख्या कम जरूर थी, लेकिन जब सभा हुई अयोध्या के अंदर तो विशाल जनसभा में तब्दील हुई। और जब अयोध्या की सड़कों पर हम लोग निकले तो एक बहुत बड़ा हुजूम रोजगार के सवाल पर और सामाजिक न्याय के सवाल पर निकला। फिर वो यात्रा बढ़ती गई। अयोध्या के बाद सुल्तानपुर पहुंची, सुल्तानपुर के बाद प्रतापगढ़ पहुंची और प्रतापगढ़ के बाद संगम नगरी प्रयागराज में पहुंची। भाई सर्वेश यादव जी भी यहां पे हैं, जिला अध्यक्ष वहां के। और जो लोग पहली पदयात्रा में थे उनको याद होगा, इतनी बड़ी संख्या में नौजवान प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान हमारे साथ जुड़ा, जिसकी कल्पना भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं थी। भारी संख्या में लोग आए। मैं जहां रुका था वहां भी लोग मिलने आए, नौजवान आए मुझसे मिलने के लिए। कोई कह रहा था इस परीक्षा में पेपर लीक हो गया, कोई कह रहा था उस परीक्षा में पेपर लीक हो गया, कोई कह रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में धांधली होती है, कोई कह रहा था लेखपाल के सिलेक्शन में धांधली होती है, कोई कहता था दरोगा के सिलेक्शन में धांधली हो गई, कोई कहता था पुलिस के सिलेक्शन में
धांधली हो गई। अभी तो हमारे साथी जिक्र कर रहे थे वकीलों के परीक्षा में धांधली हो गई, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, वहां ऐसे भी नौजवान मिलने आए जिन्होंने बताया जज के परीक्षा में पीसीएस जे में भी धांधली हो गई। यह उत्तर प्रदेश की हकीकत। ऐसे भी लोग मिले जो जिंदा थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कागजों में उन्हें मार दिया। उनको पेंशन नहीं मिलती। मुझे याद है, मुझे यात्रा में मिलने के लिए वो आए थे। रोजगार सेवक मिले, आशा बहुएं मिली, शिक्षा मित्र मिले, रेडी पटरी वाले मिले। सबकी ओर से एक ही बात थी, कुछ करिए सांसद जी, कुछ करिए, आम आदमी पार्टी को कुछ करना चाहिए। और पहली यात्रा से एक बड़ा हौसला हमको मिला। फिर हमने दूसरी यात्रा शुरू की, रामपुर से अमरोहा। रुहेलखंड के प्रदेश अध्यक्ष महोदय यहां पर बैठे हैं। उस यात्रा में भी यह संकोच था कि जिस इलाके में हम लोग चल रहे हैं, पता नहीं कैसा समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, यात्रा होगी कैसी नहीं होगी। और उसमें भी प्रशासन ने अंतिम तक यात्रा की अनुमति देने में खेल खेला इनके साथ। लेकिन मैंने हैदर भाई से कह दिया था, अंसार भाई से, फैसल भाई से, कि जब यात्रा तय हो गई है तो यात्रा होगी, और जरूर होगी। रुहेलखंड में भी यात्रा होगी। हम रामपुर गए, मुरादाबाद गए, अमरोहा गए, 3 जिलों में यात्रा हमने की। और कौन सा महीना था हैदर भाई? दिसंबर का महीना था। कड़कती ठंड थी। कह रहे थे ठंड में तो कोई आएगा नहीं, यात्रा मत करो, ठंड में कोई नहीं आएगा। ठंड में, कोहरे में, कड़कड़ाती हुई स्वेटर पहन के, और हमारे साथियों को अगर याद होगा तो उसमें सोनभद्र के कुछ साथी ऐसे भी शामिल थे जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के पदयात्रा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। भाई अशोक जी के साथ वो लोग आए थे। हमने वो चरण भी पूरा किया यात्रा का। फिर तीसरे चरण की यात्रा तय हुई, और आपको जानकर खुशी होगी कि रामपुर से अमरोहा तक पूरे रास्ते भर सभाएं भी हुई, स्वागत भी हुआ, जबरदस्त तरीके से लोग आए और उन्होंने अपना समर्थन दिया। बोले आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सक्रिय होना ही चाहिए। फिर हमने बिंद का इलाका तय किया, बिल्कुल सुदूर इलाका। तीसरे चरण की पदयात्रा तय की। मिर्जापुर से लेकर महात्मा बुद्ध की नगरी सारनाथ, काशी, शिव की नगरी काशी, बुद्ध की नगरी काशी, और महात्मा बुद्ध के चरणों में जाके वहां पे हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। और तब थी वो यात्रा जनक प्रसाद जी, 20 जनवरी। कब थी? जनवरी। उस समय भी कड़कड़ाती ठंड थी। लोगों ने कहा कितने जनवरी को शुरू हुआ? भाई प्रशांत कुछ कह रहा है। कितने तारीख को थी? मिर्जापुर की यात्रा कब से हुई थी? 22 जनवरी। आप कल्पना कीजिए, उस कड़कड़ाती ठंड में भी हमारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से वहां पर पहुंचे, उन्होंने पदयात्रा में हिस्सा लिया। और मिर्जापुर से हम लोगों ने पदयात्रा की, सारनाथ तक की पदयात्रा की, और जबरदस्त जन समर्थन मिला। जब हम काशी पहुंचे तो हमारे ऊपर 3 मुकदमे लिखे जा चुके थे।
पत्रकारों ने कहा आप पे मुकदमा हो गया। मैंने कहा किसने किया? बोले योगी जी ने कर दिया। हमने कहा क्या मुकदमा है? कहने लगे आपने मणिकर्णिका घाट के ऊपर कोई ट्वीट किया, उस पर मुकदमा हो गया। तो हमने कहा तो क्या करना है? कहने लगे वो कमिश्नर कह रहा है अगर 48 घंटे के अंदर संजय सिंह ने 72 घंटे में अगर संजय सिंह ने जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो मैंने कहा भाई मैं पूरे दल बल के साथ बनारस में पहुंच गया हूं और बनारस ही जा रहा हूं। उस कमिश्नर से कह दो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, सख्त से एकदम सख्त वाली कार्रवाई करे। फिर मैंने मीडिया के मित्रों से कहा संजय सिंह के ऊपर एफआईआर हो गई, ये मुद्दा नहीं है। हमारे ऊपर तो 50 एफआईआर पूरे देश में ये लोग कर चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं मुद्दा यह है कि नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा, जाति धर्म के नाम पे भेदभाव बंद करना पड़ेगा। मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, कोई मुद्दा नहीं है। एफआईआर तो रोज करते रहते हो, करो रोज एफआईआर। पवन तिवारी जी हमारे साथी जो वहां के अध्यक्ष है काशी प्रांत के, उनके नेतृत्व में और तमाम हमारे जो जिला अध्यक्ष थे, साथी थे, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ उस पदयात्रा को किया। अच्छी पदयात्रा हुई। उसके बाद चौथे चरण की पदयात्रा आगरा से लेकर मथुरा तक की पदयात्रा हुई। और मैं आपको बता दूं, जैसे कल तुम्हारे साथ नौटंकी कर रहे थे, ऐसे ही बनारस में नौटंकी कर रहे थे। कह रहे थे परमिशन नहीं है। हमने कहा अच्छा, कह देना सांसद जी को जिले में नहीं घुसेंगे। हमने कहा अच्छा। कहने लगे सभा तो बिल्कुल नहीं करने देंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने पदयात्रा भी पूरी की और उसके बाद आके सभा भी की और सारे पुलिस वाले वहां खड़े थे सुरक्षा में। ये पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, ऊपर से जो आदेश मिलता है इनको करना पड़ता है। फिर चौथे चरण की पदयात्रा हुई आगरा से लेकर मथुरा। वो पदयात्रा भी हमारी ब्रज प्रांत के जो अध्यक्ष है डॉक्टर हृदय चौधरी जी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस पूरी यात्रा का आयोजन कराया। उसमें हमारे जिला अध्यक्ष जो थे मथुरा के, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। आगरा के जो हमारे जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने भी सहयोग किया। 4 चरणों की पदयात्रा पूरी हो गई तो सोमेन ढाका जी ने कहा पश्चिम बचना नहीं चाहिए, पश्चिम में भी अब आप यात्रा कीजिए। हमारी इनकी बातचीत हुई, अंकुश चौधरी से बातचीत हुई, कुछ जिले वालों से बातचीत हुई। तारीख तय हो गई 16 मई। कौन सी तारीख? 16 मई। अब लोग अपने मोबाइल में डिग्री देखने लगे। कहने लगे भैया आज 45 डिग्री है, आज 42 डिग्री है, आज 43 डिग्री है। अरे ये तो सुई 50 तक पहुंच सकती है। ओआरएस का घोल लेके रखना, इस पदयात्रा को टाल देना। आज मैं दिलीप पांडे जी के साथ रास्ते में आ रहा था तो मैंने उनसे कहा मैं देखना चाहता हूं जितनी तपती धूप रहेगी उस तपती धूप में मैं पदयात्रा कैसे करूंगा, हमारे कार्यकर्ता कैसे करेंगे, ये मैं देखना चाहता हूं। संजय भैया जिंदाबाद, 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 संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इस पदयात्रा का श्रेय मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं है। ये पदयात्रा आपके हौसले के दम पे चल रही है, ये पदयात्रा आपके सहयोग के दम पे चल रही है, ये पदयात्रा आपके हिम्मत के दम पे चल रही है। ये पदयात्रा जब मैं 70 साल के शिवराम सिंह को देखता हूं कि रात में क्रांतिकारी गीतों पे नाचते हैं, उछलते हैं, नारे लगाते हैं, उनके हौसले को देखकर ये पदयात्रा चल रही है। जब मैं देखता हूं हमारे सोनभद्र का आदिवासी समाज का वो बुजुर्ग आदमी जिसके पैर में चप्पल नहीं है और पदयात्रा में लगातार सफर तय कर रहा है, ये पदयात्रा उसके हौसले से चल रही है। और ये पदयात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। 8 चरण में पदयात्रा करेंगे, ये 5वां चरण है, 3 चरण और बाकी है। उस पदयात्रा को भी हम लोग पूरा करेंगे। संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
तो हर प्रकार की परीक्षा हो गई। गर्मी भी देख लिया, ठंडी भी देख लिया, तूफान भी देख लिया, आंधी भी देख लिया, बारिश भी देख लिया। मथुरा में जा रहे थे तो खूब बारिश हुई। कुछ लोग कह रहे थे बैठ जाओ, एक दो लोग छाता लेके दिखाई पड़े, सब हमारे कार्यकर्ताओं ने हंस लिया उनके ऊपर, बोले छाता वाले दूर रहिए। बारिश भी हो गई। तो आज आपसे कहना चाहता हूं, आपकी परीक्षा अगर है तो इस बात की है, रोजगार के लिए दिल में दर्द है, सामाजिक न्याय के लिए दिल में दर्द है, तो आज मेरठ से लेकर गाजियाबाद पहुंचने तक संख्या हर दिन बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपको। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना साथियों और दोस्तों? अभी मुझसे पहले सारी बातें यहां पे कही जा चुकी है, उनको दोहराने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कहां पे आज देश को खड़ा कर दिया गया। यह हिंदू मुसलमान के नशे में हम कितना अपना नुकसान करेंगे। हर चुनाव में उन्माद पैदा किया जाता है। ठीक कहा हमारे साथी ने, बटोगे कटोगे, हिंदू मुसलमान, हिंदू ईवीएम, मुसलमान ईवीएम, इससे तुमको मिलता क्या है? जरा सोचना। क्या तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है? क्या तुम्हारे घर वालों को अच्छा इलाज मिल पाता है? क्या तुम्हारे गांव में सड़कों का इंतजाम ठीक हो गया? क्या तुम्हारे गांव की स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक हो गए? क्या तुम्हारे बच्चों को मिड डे मील में अच्छा खाना मिलने लगा? सोचना, जरा गंभीरता से विचार करना। तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है, इसको जरूर सोचना। इस हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति में, जिसमें फंस के आप अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, देश की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, इस राजनीति को कब्र के अंदर दफन कर दो, इसको जला दो शमशान में जाके। कहां पहुंचा दिया देश को? अभी बंगाल का चुनाव हुआ, कितना उन्माद पैदा किया गया वहां। उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, कितना उन्माद पैदा किया जाता है। यहां पे हमारे भारत का प्रधानमंत्री आता है, चुनाव प्रचार में नहीं बताता रोजगार कितना दिया, नहीं बताता किसानों के फसल का दाम दिया कि नहीं दिया, नहीं बताता खाद की बोरी का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। हमारे देश का प्रधानमंत्री आता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में कहता है, भाइयों और बहनों, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी योजना लेके आया हूं। नौजवान कहता है, मोदी जी क्या है? बोले रुको बताता हूं। बुजुर्ग पूछता है, मोदी जी क्या है? कहते हैं अभी बताता हूं। माताएं बहनें पूछती है, मोदी जी क्या लेके आए हो? अरे बोले चिंता मत करो, अभी बताता हूं। फिर सब तैयार हो गए, तन के दोनों हाथ, बोले दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो। सबने हाथ मुट्ठी बांध ली। देखा ना, जादूगर लोग जैसे कराते हैं, जादू दिखाते हैं, ऐसे हाथ बनवा लिया। बोले हाँ भाई बताओ, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पब्लिक को समझ में नहीं आया, फिर से कह रहा है, अरे बताओ कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मोदी जी कह रहे हैं तो पब्लिक कह रही है होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा पागल बना दिया इस आदमी ने देश को। वो ये नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारे गांव में स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो नहीं पूछ रहा है तुम्हारे गांव में अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो ये नहीं पूछ रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक तुमको सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वो पूछ रहा है शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री तुमको शमशान देने की सोच रखता है, वो तुम्हारे बच्चों को कभी स्कूल और अस्पताल नहीं दे सकता, याद रखना। अरविंद केजरीवाल जाते हैं चुनाव प्रचार करने, भगवंत मान जाते हैं, संजय सिंह जाते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता जाते हैं, तो कहते हैं हमको वोट दे दो, हम स्कूल बना देंगे, हमको वोट दे दो, हम बिजली फ्री करा देंगे,
हमको वोट दे दो हम पानी फ्री कर देंगे, अरे हमको वोट दे दो तुम्हारे नहरों में पानी दे देंगे। भाजपा ही जाता है चुनाव प्रचार करने के लिए, नरेंद्र मोदी जाते हैं चुनाव प्रचार करने, योगी जी जाते हैं चुनाव प्रचार करने, हेमंत विश्व शर्मा जाते हैं चुनाव प्रचार करने, तो कहते हैं अगर ममता जी 1 किलो मछली खाएंगी तो हम 2 किलो खाएंगे। कितना खाएंगे? 2 किलो खाएंगे। लोगों ने पूछा कैसे खाएंगे, तो मनोज तिवारी ने कहा हम ऐसे ऐसे खाएंगे, वो भी खा लिया। तो बोले भैया अभी पूरा नहीं हुआ, बोले फिर अनुराग ठाकुर ने कहा आज मंगलवार का दिन है ना, हम पार्टी दफ्तरे में खाएंगे। तो मछली खाया, फिर मटन खाया, बोला खूब जम के खाओ, मंगलवार को खाओ, जम जम के मटन मछली खाओ, वोट भाजपा को दे दो, वोट। और दिल्ली में क्या कहेगा इनका भाजपाई विधायक, कहेगा अंडे की दुकान बंद करो हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, मछली की दुकान बंद करो हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। अरे चोरों, तुम्हारा धर्म दिल्ली में भ्रष्ट होता है और बंगाल में जाके मंगल को मछली और मटन खाते हो। यह दोहरा चरित्र इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। समझो ये कैसे लोग हैं। केजरीवाल कहते हैं स्कूल फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। मोदी जी कहते हैं एक बार वोट दे दो दंगा फ्री देंगे, एक बार वोट दे दो, बस एक बार। देखना कैसे नौजवानों के हाथ में हथियार पकड़ाते हैं। जाके देखो बंगाल में क्या हो रहा है। ऐसा भविष्य चाहते हो हिंदुस्तान का? बताओ ऐसा भविष्य चाहते हो तो? ऐसा भविष्य चाहते हो क्या कि तुम्हारे नौजवानों के हाथ में हथियार हो, दंगे फसाद हो, लड़ाई झगड़े हो, बुलडोजर चलाए जाएं, लोगों के घर जलाए जाएं? ऐसा हिंदुस्तान चाहते हो क्या? बताओ हमको जरा। इस देश से प्यार है ना? इस देश से प्यार है कि नहीं? ये हाथ उठा के बताओ, है ना प्यार? और अगर इस देश से प्यार है तो विधायक बनोगे तभी प्यार करोगे, संजय सिंह सांसद रहेंगे तभी देश से प्यार करेंगे, केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे तभी देश से प्यार करेंगे। अरे इस भारत माता की मिट्टी में हमने जन्म लिया है तो हम इस देश से प्यार करते करते मर जाएंगे, लेकिन गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताओ गलत कह रहा हूं? कहते 21 राज्य में जीत गए, तो क्या करें? 21 राज्य में तुम जीत गए, हम लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएं? बताओ गुलाम हो जाओगे क्या इनके? 21 राज्य में जीत गए, 22 राज्य में जीत गए, पूरे देश में जीत गए। अरे बेईमानो, यही बांग्लादेश में शेख हसीना थी, 90% वोट पाके जीती थी, 6 महीने बाद जनता ने उड़ा के फेंक दिया। कहां चली गई पता नहीं, उसको फिर मोदी जी ने ही संरक्षण दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसलिए सत्ता का अहंकार ठीक नहीं है। और याद रखना, जिन क्रांतिकारियों का नाम तुम लेते हो, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद मंगल पांडे, शहीद अशफाकुल्ला, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लाड़ी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिन क्रांतिकारियों का नाम तुम लेते हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन क्रांतिकारियों का नाम लेते हो, जिन महापुरुषों का नाम लेते हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये कभी विधायक मंत्री बनने के लिए राजनीति नहीं करते थे, देश को बचाने के लिए राजनीति करते थे। बताओ गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर वो भी सोच लेते अंग्रेजों का तो सूरज नहीं डूबता, इनसे लड़ाई क्यों लड़ो, जेल क्यों जाओ, तो क्या 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो पाता क्या? हो पाता क्या? आज देश की चिंता करो, और अगर देश की चिंता होगी, नौजवानों की चिंता होगी, पेपर लीक के बारे में सोचोगे, हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में सोचोगे,
उत्तर प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचोगे तो चैन से कभी सो नहीं पाओगे। सड़क पर निकलकर पद यात्रा करके गांव-गांव जाकर लोगों को जगाते रहोगे और यही तुमको करना है। याद रखना, जब तक हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश जग ना जाए, जब तक इनसे मुक्ति ना मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना तो मूर्ख उसको बनाने का आइडिया आ ही गया है? 4 मई तक क्या बोल रहे थे प्रधानमंत्री? देखो भाई, चिंता मत करना, तेल गैस की कोई कमी नहीं है, गैस का भंडार पूरा है, तेल का भंडार पूरा है, कोई चिंता। 4 मई खत्म हुआ, 5 मई आया, 6 मई आया, कमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए। कितना बढ़ाया? कितना बढ़ाया कमर्शियल सिलेंडर का? 993 रुपए। अब 5 किलो वाला बच्चा सिलेंडर जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, छात्र इस्तेमाल करते हैं, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, कितना बढ़ाया? 261 रुपए। कितना बढ़ाया? दिनेश पटेल कह रहे हैं मोदी जी ने कहा सिर्फ मुसलमानों को महंगा सिलेंडर मिलेगा, हिंदुओं को फ्री में मिलेगा। ऐसा कहा क्या? नहीं, क्यों भाई? सोमेंद्र भाई, 993 रुपए जो गैस का सिलेंडर बढ़ेगा वो हरिंदर शर्मा को फ्री में मिलेगा, मुसलमानों को 993 रुपए महंगा मिलेगा। क्यों भाई? पंडित जी गलत कह रहा हूं? ऐसा बोला क्या? नहीं। इस देश में 80% आबादी किसकी है? किसकी है? जोर से बोलिए। तो 993 रुपए महंगा सिलेंडर 80% देश की किस आबादी को खरीदना पड़ेगा? हिंदुओं का जेब काटो, हिंदुओं का भला करो। है? राम राम जपना, पराया माल अपना। वाह भाई मोदी जी। 261 रुपए छात्रों मजदूरों के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस का सिलेंडर जो उसका दाम बढ़ा, उसकी सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ेगी? गरीब मजदूर के। ज्यादा बड़ी संख्या किसके ऊपर पड़ेगी भाई? अब तो आवाज नहीं निकल रही। अब समझ में आ रहा है, जेब कट गई तो आवाज नहीं निकल रही। मजदूरों की। हिंदुओं पे ना, किस पे पड़ेगी ज्यादा बड़ी मार? किस पे पड़ेगी? 3 रुपए डीजल, 3 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। मोदी जी ने कहा हिंदुओं को फ्री में मिलेगा, मुसलमानों को 3-3 रुपए महंगा मिलेगा, करणबीर टिवाना को भी महंगा मिलेगा, सिखों को भी महंगा मिलेगा। ऐसा बोला क्या? ऐसा बोला क्या? मोदी जी ने कहा 80% हिंदुओं को 3-3 रुपए महंगा डीजल पेट्रोल मिलेगा, साथ में मुसलमानों को भी महंगा मिलेगा। यही तो है ना? यही है। फिर क्या किया? 1 लाख सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए है। पूरे देश में 50,000 अकेले उत्तर प्रदेश में। कितने कितने भाई फौजी जी? 1 लाख पूरे देश में। 1 लाख। वो गांव में स्कूल रहते हैं। मेरे साथ गए जनक प्रसाद देखने के लिए। बताओ गए हो कि नहीं गए हो? कौन पढ़ता है वहां? पिछड़ों के बच्चे, शोषितों के बच्चे, एससी समाज के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, वो उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जिसको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बंद कर रहे हैं। जिन स्कूलों में नमक रोटी खाने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के अंदर मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, कुत्ते बैठे रहते हैं अस्पतालों की बेडों पे, आपको चिंता नहीं होती। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का करने वाली सरकार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। याद रखना, तुमको उन्माद में फंसाती है और तुम्हारा जेब काटने का काम करती है। काशी गए हो कि नहीं गए हो? सड़क चौड़ीकरण के नाम पे सबसे ज्यादा घर किसके तोड़े गए? जोर से बोलिए। अब आपको समझ में आ रहा है, इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। किसके घर तोड़े गए?
अयोध्या में किसके घर तोड़े गए? तो सबसे ज्यादा बुलडोजर किसके ऊपर चलाया गया? हिंदुओं पर। ये अंकुश चौधरी कह रहे मेरठ हमारा जिला आप भूल गए। भूले नहीं है। यहां पहले बुलडोजर किस पे चला? मुसलमानों पर। तब भाजपा ही कह रहे थे लड्डू बांटो, मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है। फिर बुलडोजर कहां चला गया? हिंदुओं की मार्केट पे, उनके घर पे। कितने साल पुराने घर थे? 40 साल 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराने घर थे, उनको तोड़ दिया। कहने लगे हाय राम, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो एक बात याद रखना, यही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति के चक्कर में फंसे रहोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर योगदान सबका है। महासागर बनाने में योगदान सबका है। इसलिए एक हमारे साथी ने कहा हमें अच्छा हिंदू और अच्छा मुसलमान बनना है। अच्छा हिंदू और अच्छा मुसलमान क्या है? अच्छा हिंदू वो है जिसके मन में करुणा हो, दया हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, जो रामचरितमानस की लाइनों को याद रखे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। जो याद रखे वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को, पूरा विश्व हमारा परिवार है। सच्चा हिंदू वो है जो याद रखे इस बात को कि हम अपनी पूजा समाप्त करने के बाद कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का सच्चा हिंदू वो है। सच्चा मुसलमान कौन है? जो आतंकवाद, नफरत, लड़ाई झगड़े की राजनीति का, हिंसा का कभी भी समर्थन ना करे और ईमान पे चल के लोगों की मदद करने का काम करे। सच्चा मुसलमान। और नीट के पेपर पे नाम पे 10,000 करोड़ रुपया का लेन देन जो किया वो कौन है? वो सच्चा हिंदू है कि कच्चा हिंदू है? कौन कौन पकड़े गए पता चला पेपर लीक में नीट के? फर्जी हिंदू भाजपाई, सारे के सारे भाजपाई पकड़े गए। चोर, बेईमान, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने। इनसे सावधान रहना। मैं तो बरेली के जिला अध्यक्ष नहीं आए, उनके जिले में ममीरे का सुरमा मिलता है, उस पे लिखा रहता है नक्कालों से अपने घर पे लगा लो, भाजपाइयों से सावधान, तभी हिंदुस्तान बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।